हेलो नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना और मेरे साथ आप कक्षा 12 के सिलेबस में हैं। डे 101 में हम 101 में आ गए हैं और चैप्टर अपना चल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लगभग 50% पार्ट हम चैप्टर का कर चुके हैं, 50% पार्ट अभी बाकी है। इस क्लास में हम आगे के टॉपिक ले रहे हैं। हमने गतिज विद्युत वाहक बल की बात की थी पिछले टॉपिक में और सिंपल कंडीशन ये थी कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई चालक है, कोई कुंडली है, आयताकार वर्गाकार कैसी भी हो सकती है। हमने वर्गाकार मान के उसको गति करवाई थी। जब गतिशील होती है तो उसी स्थिति में उसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है और उसका हमने मान निकाला था E=BL। अब हम सोल्व कर रहे हैं। वहां रेखीय गति थी, स्ट्रेट सीधी रेखा के अनुसार गति थी। अब यहाँ बात करेंगे इस टॉपिक में कि अगर कोई छड़ जो है वो घूर्णन गति करे, घूर्णन गति, जैसे एक तो ये गति है, ये तो है रेखीय गति, इस तरह से छड़ गति कर रही, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आ रहा है, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में से गति करते हुए चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलती है छड़ या चुंबकीय क्षेत्र में अंदर प्रवेश करती है। दोनों स्थितियों में फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। और एक बात हम पहले कर चुके हैं कि विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति तभी होती है जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब दूसरी कंडीशन हम यहाँ ले रहे हैं कि अगर घूर्णन गति हो, घूर्णन गति का मतलब है कि ये छड़ है, चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ समरूप, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ हो सकता है, ऐसे बाहर की तरफ हो सकता है, कोई भी स्थिति हम इसमें ले सकते हैं। अब उसमें कोई छड़ ऐसे है और वो ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, हर स्थिति में इसमें कोण में परिवर्तन हो रहा है कि जब ये छड़ यहाँ से यहाँ आ गई तो इसके कोण में भी चेंज हो गया। ये डायग्राम बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये डायग्राम बोर्ड पे बनाया है। तो अपने पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कोई भी छड़ यदि घूर्णन गति करती है, ध्यान रखना ये वर्ड किया जाएगा एग्जाम में, घूर्णन गति कर रही है तो उसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजन क्या होगा। यहाँ पर भी गतिज विद्युत वाहक बल वर्ड यूज कर लेते हैं, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ इसलिए क्योंकि यहाँ भी छड़ गतिशील होगी, गतिशील होगी तो उसका जितना पार्ट हम यूज कर रहे हैं उस पार्ट से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होगी और उसके कारण उसका जो मान है वो हम इस तरीके से इस फॉर्म के रूप में ही सोल्व करेंगे। यानी अब हम सारी बात कौन सी गति से रिलेटेड करेंगे, घूर्णन गति से रिलेटेड करेंगे। घूर्णन गति, घूर्णन गति 11th में हम पढ़ते हैं रिजिड बॉडी सिस्टम के अंदर कि कोई भी पार्टिकल जो है वो किसी पथ पर इस प्रकार की गति कर रहा है कि उसमें रेखीय के साथ साथ कोणीय गति भी हो रही है, उसके कोण में भी परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी गति घूर्णन गति कहलाती है। या यूं कहें किसी अक्ष के सापेक्ष किसी कण की गति जो होती है निरंतर, वो घूर्णन गति कहलाती है। जैसे अगर आप पत्थर को धागे से बांधकर इस तरह से घुमाएं तो वो जो चाप बन रहा है वो तो रेखीय गति है, जो परिधि बन रही है वृत्ताकार, लेकिन उसके साथ साथ जब पत्थर यहाँ से यहाँ तक आ गया तो इस अक्ष से जिस अक्ष के सापेक्ष गति हो रही है उससे कोण में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको कोणीय गति भी कह देते हैं और घूर्णन गति भी कह देते हैं। समझने के लिए ध्यान रख सकते हैं कि किससे रिलेटेड है ये, कोणीय गति से। तो सारी बात कोण से स्टार्ट हो जाएगी, सारी बात कोण से। हम पहले जिक्र कर चुके हैं इस बात का, फिर दोबारा यूज कर रहे हैं इसलिए मैं दोबारा बात कर लेते हैं। ज्यादा सोल्व नहीं करेंगे डिटेल में, हम भी जाएंगे पूरा, क्योंकि इस बात को हम बहुत बार कर चुके हैं। 11th में भी कई बार आती है ज्यादा, तो बेसिक तो 11th से ही है, लेकिन 12th में भी हमने 2-3 बार इसका जिक्र कर लिया है। तो क्या होता है इसके अंदर, कोण में परिवर्तन होता है। तो जैसे नॉर्मली हम विस्थापन, वेग और त्वरण को डिफाइन करते हैं, विस्थापन, वेग और त्वरण को डिफाइन करते हैं। यदि को देखना हो तो कल ही मैंने क्लास डाली है, जो 11th का चैप्टर चल रहा है तीसरा, उसमें डे 17 डाला है, 17 क्लास नंबर 17, उसके अंदर ये वेग, त्वरण और विस्थापन, तात्क्षणिक वेग, ये सब इनको डिफाइन किया गया, उसको भी आप देख सकते हैं। तो वहां जैसे वेग, त्वरण और चाल इनको परिभाषित करते हैं, उसी तरह से यहाँ कोण के रूप में परिभाषित करते हैं। वहां नॉर्मल विस्थापन रहता है, आर की फॉर्म में ले लेते हैं, एक्स की फॉर्म में ले लेते हैं। यहाँ जो विस्थापन है वो कोणीय विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन थीटा की फॉर्म में होगा। तो कोणीय वेग होगा तो वही कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग ओमेगा डी थीटा अपॉन dt हो जाएगा। इसी तरह जब कोणीय त्वरण की बात करेंगे तो कोणीय त्वरण क्या होगा, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर डी ओमेगा अपॉन dt जो है वो अल्फा के बराबर हो जाएगा। कोणीय त्वरण को अल्फा से लिखते हैं। तो यहाँ देखें हम
क्वेश्चन अपने पास क्या है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रहे छड़ के लिए विद्युत वाहक बल, या ये कह सकते हैं गतिक विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं। अब हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं वो आपको लिखना है इसके अंदर। माना B समरूप चुंबकीय क्षेत्र है जो तल के लंबवत है, और इस बार हम हर बार क्रॉस लेते हैं इसलिए इस बार डॉट ले लिया हमने। तो डॉट का मतलब क्या है तो तल के लंबवत, इस बोर्ड के लंबवत है, लेकिन किधर है, बाहर की तरफ आते हुए, बाहर की तरफ आते हुए। तो B यहाँ समरूप चुंबकीय क्षेत्र है जो तल के लंबवत है और बाहर की तरफ है। इसमें L लंबाई की कोई छड़ है जो क्या कर रही है, गति कर रही है, और हमने एक पॉइंट ले रखा कहां से, P से Q की तरफ गति करती है। जब ये P से Q तक पहुंचती है तो इसमें जो एंगल चेंज होता है दैट इज d थीटा। सेंटर इसका O है, छड़ की जो लंबाई है वो L है। अब हमने क्या ले लिया, हमने कोई अल्पांश ले लिया जो यहाँ से r दूरी पर है, इस O से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, और वो r दूरी पर अल्पांश है A से B तक, और उस अल्पांश को स्मॉल एलिमेंट जो उसको हमने नाम दे दिया dr इज ए स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू A टू B, A से B तक है, ये dr है। अब इसमें जब हम चेंज लेंगे, इसके अनुसार परिवर्तन लेंगे, फ्लक्स में परिवर्तन लेंगे, तो हम यहाँ से इसके अनुसार d फाई का मान निकाल लेंगे। d फाई निकाल लेंगे तो E आ जाएगा, बिकॉज E इज इक्वल टू d फाई बाई dt। ठीक है, कंप्लीट लें तो माइनस ले सकते हैं, माइनस d फाई बाई dt, और dt डिवाइड कर देंगे, E की वैल्यू आ जाएगी वहां से। तो d फाई का मान हमें निकालना है। d फाई का मान कैसे निकालना है, देखो रिवर्स में अगर ध्यान रखेंगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। रिवर्स में ध्यान रखें कि हमें E निकालना है। E की सबसे सिंपल इक्वेशन जो है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, E इज इक्वल टू माइनस d फाई बाई dt। नॉर्मल इन मैग्नीट्यूड फॉर्म वी कैन टेक एज E इज इक्वल टू d फाई बाई dt। अब उससे पहले वहां तक E तक पहुंचने के लिए d फाई चाहिए अपने को। d फाई, अब इसका मतलब d फाई सोल्व करना पड़ेगा। d फाई सोल्व करने के लिए फिर हमें पता है d फाई किस फॉर्म में सोल्व करते हैं। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। उसको हम डिफाइन करते हैं फाई इज इक्वल टू b डॉट dA। ds ले लेते हैं क्षेत्रफल, a ले लें या s ले लें की बात है, क्षेत्रफल ले लें। फाई इज इक्वल टू, तो d फाई इज इक्वल टू b डॉट dA हो जाएगा। d इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, फाई के लिए b तो है ही, हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल किसके लिए, उस अल्पांश के लिए जो अल्पांश गति कर रहा है। हम एक बार के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि हम इस छड़ के थोड़े से पार्ट के लिए सोल्व कर रहे हैं। जब पूरे पार्ट के लिए सोल्व करेंगे तो हम इसकी लिमिट ले लेंगे फ्रॉम 0 टू L, कि अगर हमने बिल्कुल भी नहीं लिया इसका पार्ट तो कहां से शुरू होगा, ये तो O है इसका सेंटर पॉइंट, कहां से, इस सेंटर पॉइंट पे इसकी लंबाई क्या है, 0 है। 0 से जैसे जैसे आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा मैक्सिमम कितनी हो गई, इतनी है, इसको क्या मान लेंगे, L मान लेंगे। तो लंबाई क्या हो जाएगी, फ्रॉम 0 टू L, इसमें हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें आपको पता चल गया, राउंड सबसे पहले हमें निकालना है क्षेत्रफल। किस पार्ट का, जितना पार्ट कवर हुआ है उस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये चाप है, इसको चाप आर्क PQ, इसको मल्टीप्लाई कर दें उस अल्पांश से जो गति कर रहे हैं, तो ये इस अल्पांश के पार्ट का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अल्पांश गुणा चाप dr इंटू PQ, और फिर आप इनकी वैल्यू, चाप निकालना, सारी गणित 10वीं की 9वीं की यूज करेंगे। चाप निकालना है तो क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बटे त्रिज्या, चाप PQ है, त्रिज्या कितनी है इसकी, r है। ठीक है, यहाँ dr कहाँ है, r दूरी पर है, उसकी त्रिज्या इतनी काम आएगी r। और हमें क्या निकालना है, PQ निकालना है। इतने में कोण कितना बना है, d थीटा, तो d थीटा बराबर क्या आ गया, ये मैंने यहाँ पहले लिख दिया था। कोण इज इक्वल टू क्या है, देखो चाप बटे त्रिज्या, d थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, PQ अपॉन r। हमें चाप निकालना है तो क्या आ गया, r d थीटा, वो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहली बात तो सिचुएशन क्या है हमारे पास, कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र B है जो तल के लंबवत है, बाहर की ओर है, इसमें L लंबाई की छड़ जो है वो ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है, जो जिसमें PQ चाप में d थीटा कोण जो है वो तय करती है। इसका अल्पांश d आ रहा है जो केंद्र O से r दूरी पर है। ये बात अपने पास दी हुई है।
अब अपने सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहली बात तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, डी थीटा अपॉन dt, ये है डी थीटा की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो ओमेगा कोणीय वेग, निश्चित कोणीय वेग से गति कर रहा है, ओमेगा इनटू dt। अब देखो, अब नेक्स्ट बात हम क्या ले रहे हैं, क्षेत्रफल निकालना है। क्यों निकालना है अभी बताया था, हम उल्टा चले तो बिल्कुल आपको पता चल जाए कैसे निकालना है। हमें E निकालना है, E निकालने के लिए d फाई चाहिए, d फाई निकालने के लिए फाई इज इक्वल टू b इंटू डी होता है, क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल चाहिए वो निकलेगा, तो फिर आगे से आगे d फाई तक पहुंचेंगे, d फाई से E तक पहुंचेंगे, E निकल जाएगा तो आगे I निकाल सकते हैं। तो यहाँ अक्ष से r दूरी पर, अभी मैंने बताया वही बात लिखी है, अक्ष से r दूरी पर स्थित AB बराबर dr है, अल्पांश है। छड़ के द्वारा dt समय में OQ स्थिति में Q तक पहुंचने में dr लंबाई वाले अल्पांश द्वारा dt समय में तय किया गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, dr इंटू चाप। अभी बात की हमने कि जितना हमें क्षेत्रफल, जितना हमने अल्पांश लिया है उसी को हम मान रहे हैं वही गति कर रहे हैं, तो उस गति के लिए कितनी दूरी तय की है इसने, PQ चाप, तो चाप से गुणा कर दो। चाप की फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे तो PQ की वैल्यू आ गई r d थीटा, और ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ r d थीटा। अब देखो यहाँ से d थीटा आ गया, d थीटा का वैल्यू समीकरण 1 में है, dt की फॉर्म में रख देंगे, क्योंकि d फाई में क्या करना है, dt को डिवाइड करना है, तो dt a की फॉर्म में लेकर चलना है इसको। तो समीकरण 1 का मान रख दो आप यहाँ, समीकरण 1 का मान रखने पर वैल्यू आ जाएगी dA इज इक्वल टू dr इंटू r और ओमेगा इंटू dt। ये वैल्यू आ गई अपने पास r ओमेगा dt इंटू dr। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं, ये वैल्यू आ गई है क्षेत्रफल की। अब हमें निकालना फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है, यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन किससे, dr अल्पांश के लिए ही सोल्व कर रहे हैं। फ्लक्स में परिवर्तन d फाई इज इक्वल टू b डॉट d, वैल्यू पुट करते हैं, d फाई इज इक्वल टू b इंटू dr इंटू r इंटू ओमेगा इंटू dt। इसकी वैल्यू आ गई है d फाई की आ गई। अब हम पहुंच जाएंगे विद्युत वाहक बल, आगे विद्युत वाहक बल क्या है, ईएमएफ, ठीक है, ई से लिखते हैं इसको, इज इक्वल टू क्या है, डी फाई अपॉन dt माइनस ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सोल्व करने के लिए, ये लिख देता हूं पूरा, पता है माइनस कहां गया, डी फाई अपॉन डी फाई की वैल्यू पुट कर दो, बाय इक्वेशन कर दे रहे से बाय इक्वेशन E is equal to B dr r omega dt divided by dt. This is cancel out. Now value E is equal to B omega r dr. अब क्या करें, एक बात और, ये d फाई फ्लक्स में परिवर्तन ले रहे हैं हम, dt की फॉर्म है स्मॉल है, इसलिए ये जो मान है ये भी किसकी फॉर्म में आता है, d की फॉर्म में आता है, अल्प वैल्यू आ है, क्योंकि हमने छड़ का कितना पार्ट यूज किया है, अल्पांश यूज किया, dr यूज किया। जब पूरी यूज करेंगे तो l लंबाई आ जाएगी, l की फॉर्म में है। अब क्या करें, पूरी छड़ के लिए जब सोल्व करें तो इसका समाकलन कर दें, कहां से, r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू l तक, r की फॉर्म में इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जब सेंटर में देखें तो इसकी लंबाई यहाँ से शुरू हो रही है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पर क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो समीकरण देते हैं इसको 4, समीकरण 4 का समाकलन कर दो, r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू l तक करने पर, करते इसे d है, ये e हो जाएगा, इंटीग्रेशन करते इधर में b ओमेगा कांस्टेंट है, 0 टू l r dr, वैल्यू क्या आएगी, b ओमेगा एज इट इज, दिस इज r स्क्वायर बाय 2, एंड नाउ फ्रॉम 0 टू l, r की जगह l पुट कर देंगे, l स्क्वायर बाय 2 माइनस r की जगह 0 पुट करेंगे तो 0, इट मींस फाइनल वैल्यू विल बी e इज इक्वल टू 1/2 d ओमेगा l स्क्वायर।
इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी, रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है और साथ में सॉल्यूशन तो पता रखना है, डेरिवेशन पूछ ले जाए तो। बाकी रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए कि अगर आपको किस फॉर्म में, देखो कोणीय वेग देते हैं, कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रही है कोई छड़, या कोई छड़ घूर्णन गति कर रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें वैल्यू किस फॉर्म में सोल्व करनी है, ओमेगा की फॉर्म में सोल्व करनी है, और वैल्यू क्या आएगी 1/2 b ओमेगा एल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको कन्वर्ट किया जा सकता है अगर कहीं जरूरत पड़े तो, अदरवाइज आप यहाँ तक इसको सोल्व कर सकते हैं। We know that omega is equal to 2 pi f। 2 pi f। अगले चैप्टर में इस बात को हम बहुत ज्यादा ओमेगा को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। एसी पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव करंट। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 pi f। वही हम थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेंगे इसके बारे में। 2 pi f ये वैल्यू होती है 2 pi f t होता है ओमेगा इज इक्वल टू, सीधी सी परिभाषा है, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन पूरे 2 पाई में, पूरे चक्कर में पूरा सर्कुलर पाथ होता है तो कितना 360 डिग्री का कोण बनता है विस्थापन, कोणीय विस्थापन होता है। अब कौन समय क्या होता है t, तो ये वैल्यू आती है 2 पाई अपॉन t, और 1 अपॉन t क्या होता है 1 अपॉन t आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवर्ती होता है, इसलिए 2 पाई f लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी बात करेंगे डिटेल से। अभी इतना ध्यान रखें आप, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f है, पुट करते हैं E is equal to 1/2 b multiplied by 2 pi f into L square, cancel out 2/2, then यहाँ पे देता हूँ E is equal to b pi f L square, b pi f L square, ये दूसरा इसका फॉर्म आ गया। और तीसरी फॉर्म एक और हम इसको अंदर यूज कर सकते हैं pi L square। पाई एल स्क्वायर, पाई एल स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। यहाँ जब पूरी छड़ की बात कर रहे हैं, देन कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस रोड इज स्मॉल एल, तो ये एल जो वही क्या है, वो रेडियस का काम कर रहा है, त्रिज्या का काम कर रहा है इससे। और पाई आर स्क्वायर क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, क्षेत्रफल लिख सकते हैं कंप्लीट ए। तो इक्वेशन 6 से लिख दें हम, अच्छा क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू बी ए एफ, पाई एल स्क्वायर ये रख दिया, फाइनल वैल्यू आ गई E इज इक्वल टू बी ए एफ। तो ये तीनों जो फॉर्म है ये आप बिल्कुल अलग से जरूर लिख लें इनको और याद कर लें साथ में। और कोई भी चैप्टर जब भी पूरा होता है हम लोग तो बहुत आगे पहुंच गए हैं, तो इतने चैप्टर में आपने कर लिए होंगे बहुत सी बातें। तो जब भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो उस कंप्लीट चैप्टर होने के बाद में एक पेज पर आप उसके फॉर्मूले सारे लिख लें। किसी एक टॉपिक के मान लो 2-3 फॉर्म है, जैसे इसके अंदर ये भी घूर्णन गति के लिए विद्युत वाहक बल है, ये भी वही है और ये भी वही है, लेकिन फॉर्म अलग अलग है। हमें जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लें या जिस फॉर्म में फॉर्मूला ही पूछ लें तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए आप एक पेज पे लिख लें और उनका जरूर थोड़ा सा रिवाइज करते रहे तो दिक्कत नहीं आएगी। रिजल्ट हमारे सामने होंगे तो गलतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, इसलिए आपको इनको ध्यान भी रखना है। साथ में डेरिवेशन तो अपने आना ही चाहिए, डेरिवेशन तो इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आप इनको रफ वर्क जरूर करें। बाकी बातें जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे साथ साथ आप इसको रिवाइज करते रहें, फिर इसमें नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक की बात करेंगे। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा रफ वर्क जरूर करें, जैसे पढ़ें, सोल्व समझें और सोल्व करें, और फिर इसको रफ कॉपी में लिखकर जरूर देखें।